स्टेप ऐप से भी बच्चों प्रैक्टिस करते रहना, स्टेप ऐप से प्रैक्टिस करते रहना। और लास्ट क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर शुरू किया था। केमिकल काइनेटिक्स जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, कि किस स्पीड से रिएक्शन अकर कर रहा है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोग का वेलकम है। हम लोग का आज हमारा सेकंड लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, क्लास शुरू करें बच्चों। सब लोग आई थिंक आ गए हैं। यस मैम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा था, ये रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू के ए टू द पावर x b टू द पावर y। मतलब अगर कोई हमारा रिएक्शन है, ठीक है, कोई रिएक्शन गिवन है, सबको यहाँ पर ये नजर आ रहा है? यस मैम। A मोल्स A के B मोल्स B से रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म C मोल्स C एंड D मोल्स D। तो इसमें हमने ये बोला बच्चों कि जैसे A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्मॉल a, B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्मॉल b। तो पहले मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर ये अलग से बता देती हूँ, एक बार दोबारा से यहीं पे लिख देती हूँ कि अगर कोई रिएक्शन है ऐसे करके, ठीक है, ये 2 3 4 5 मैंने अपने मन से ऐसी रैंडम वैल्यूज दे दी हैं। A और B हमारे रिएक्टेंट्स है, C और D हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके आगे कुछ भी वैल्यूज लिखी हो सकती है। 2 3 मेरे मन किया, मैंने ऐसे ही रैंडम लिख दी। एक बार ही आए थे गुलबर्ग और वेग, उन्होंने दिया लॉ ऑफ मास एक्शन। उन्होंने बोला कि रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू A रेज टू 2 B रेज टू 3, कि जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है सिर्फ उतना ही लिख दो और उतना हमारा रेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दैट इनटू अ रेट कांस्टेंट दैट विल बी इक्वल टू रेट। ये तो था एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि लेटर प्रूव हो गया कि गलत है। दिस इज नॉट एक्यूरेट, ये हमारे एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच नहीं करता है। तो उसके बाद जो नया लॉ आया, उन्होंने बोला कि रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू एक्स बी रेज टू वाई। ठीक है, जितने भी रिएक्टेंट्स हो उनको हम लिख देंगे। अच्छा, कुछ कुछ केस में प्रोडक्ट का भी टर्म आ सकता है, तो ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट ही लिखा है तो आप ये बोलोगे सिर्फ रिएक्टेंट ही लिखना है। कुछ कुछ केस में कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, वहाँ प्रोडक्ट का भी टर्म आ सकता है, बट वो आगे तो आगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा रैंडम ऐसा हम लोग लिख दिया कि a रेज टू x b रेज टू y, वेयर x is equal to order of the reaction with respect to a, y is equal to order of the reaction with respect to b, और ओवरऑल ऑर्डर हमारा हो जाता है x प्लस y। ठीक है, और ये जो x और y है, ये एनीथिंग, एनी वैल्यू हो सकती है, 0, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग। ठीक है, बस सिंपली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिसको हम स्टडी करते हैं। और जो ये k है, इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। और k की यूनिट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि k की यूनिट्स डिपेंड करेंगी ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 0 ऑर्डर होगा तो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर होगा तो लीटर्स पर मोल पर सेकेंड। करेक्ट? याद है लास्ट क्लास में हमने बच्चों ये वाली चीज कवर करी थी। ऑल गुड? यहाँ तक सही है? कुछ पुराना एक्सप्लेन तो नहीं करना है बच्चों? नो मैम। ठीक है, चल अब थोड़ा सा स्कूल के एग्जाम के हिसाब से रेट कांस्टेंट जो के होता है हमारा, रेट कांस्टेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे अगर हमारे पास कोई ये वाला रेट लॉ एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर जो ये के है, के कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने तब डेफिनेशन बताई थी कि के को, रेट कांस्टेंट को आप डिफाइन कैसे करोगे? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन concentration of each of the reactant is unity, क्योंकि 1 raised to anything 1 to the power x 1 ही होगा ना,
1 to the power y 1 ही होगा ना, 1 raised to anything, 0 1 2 3 4 fractional -1 -5 कुछ भी, 1 raised to anything is 1. तो rate constant is equal to rate of reaction when concentration of each of the reactant is unity. ठीक है, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से आप फॉर्मूले से बनाकर लिख सकते हो. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यहाँ देखकर पता चल रहा है अगर k की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा तो रेट की वैल्यू ज्यादा. फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? यस मैम. k की वैल्यू ज्यादा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा. नेक्स्ट पॉइंट, अब जो ये रेट कांस्टेंट होता है ना, वो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है और उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ना एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर भी इट इज कांस्टेंट. मतलब हम ऐसा बोलते हैं जैसे K है, कोई रिएक्शन है, जैसे कि ये वाला रिएक्शन ले लो कि अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है इनटू N2 प्लस CH2, ये हमारा एक रिएक्शन है. तो अगर ये वाला रिएक्शन मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे करवा रही हूँ तो मेरा रेट कांस्टेंट की वैल्यू इज K1. ठीक है, इस रिएक्शन के लिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेट कांस्टेंट की वैल्यू इज K1. और यही वाला रिएक्शन अगर मैंने 35 डिग्री सेल्सियस पे कराया तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी K2 फॉर दिस रिएक्शन ओनली. कि मतलब किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी. ओके? यस मैम. अच्छा, जस्ट 1 सेकेंड, मैं माइक पहनना भूल गई, आवाज आ रही थी? यस मैम. चलो गुड, अच्छी बात है. फिर अगर नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम हुई तो आई नो मैंने माइक नहीं पहना था अभी तक. जस्ट 1 सेकेंड. ठीक, सेकेंड पॉइंट हो गया कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. थोड़ा वॉइस में डिफरेंस आया, लगा कि वॉइस बेटर आ रही है नो कि नहीं मैम. सेम ही है? तो मैम पहले भी सेम थी. सेम ही थी. चलो अच्छी बात है, मेरी आवाज काफी तेज है इसका मतलब. यस मैम. यस मैम. चलो अच्छा, वैल्यू चेंजेस विद टेम्परेचर. टेम्परेचर बदलेंगे तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी. ये वाला पॉइंट भी क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, does not depend upon the initial concentration of reactants. मतलब जो हमने reactants लिया ना, उनकी initial concentration हम कुछ ले, जैसे मैंने पहले मान लो कि ये है, एक बारी मैंने 5 मोलर लिया और ये 10 मोलर लिया, तब भी रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है, K की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है. चाहे मैं इसको 5 मोलर 10 मोलर लूं, चाहे 50 मोलर 100 मोलर लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. रेट कांस्टेंट की वैल्यू इज फिक्स्ड, कि वो तो अपनी सेम ही आएगी. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमारी K की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. लास्ट पॉइंट, जो K की यूनिट्स है वो डिपेंड करता है अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. डन? सबको क्लियर बच्चों? रेट कांस्टेंट के बारे में समझ में आ गया? ऑल इंफॉर्मेशन क्लियर? यस मैम. नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ये सिर्फ बुक के हिसाब से है, स्कूल के एग्जाम के लिए कि उसके अंदर आपको पॉइंट्स लिखने आए तो आप लोग लिख लें. मैं आगे बढ़ रही हूँ. अब हमारे पास 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं. एक तो होते हैं सिंपल रिएक्शंस और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. सिंपल रिएक्शंस ना वो वाले रिएक्शंस होते हैं जो सिंगल स्टेप में अकर कर जाते हैं, सिंगल स्टेप में अकर कर जाते हैं. और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो जो मल्टीपल स्टेप में अकर करते हैं. मतलब इनको बहुत सा टाइम लगता है कि मल्टीपल 2-4 स्टेप्स होंगे तब जाके फाइनल हमारा प्रोडक्ट बनेगा. तो इसके अंदर ना खूब सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं. इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड. इंटरमीडिएट्स मतलब कोई दूसरी स्पीशीज ही बीच में फॉर्म हो रही होती है और उसके बाद फिर अपना फाइनल प्रोडक्ट बनता है. और यहाँ पर ना कोई इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होते, तो कोई ट्रांजिशन स्टेट आती है कि रिएक्शन जो है ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू अपना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. जैसे कोई रिएक्शन है R gives P,
अगर ये एक ही बारी में हो गया तो फिर एक ही बारी में हो गया तो सिंगल स्टेप रिएक्शन, जो सिंपल रिएक्शन बोलते हैं हमको, उसको सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम ना एलिमेंट्री रिएक्शन भी है। तो आपको दोनों नाम दिख सकते हैं, सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, कुछ भी बोल लो, ठीक है, मतलब वो एक ही स्टेप में अकर कर रहा है, ठीक है। और अगर यही R gives P जो मुझे चाहिए था वो कैसे बने P, मतलब वो बनने के लिए पहले R से A बना, फिर A से B बना, फिर B से C बना, फिर C से P बना। तो मतलब अगर वो ऐसे मल्टीपल स्टेप्स में अकर कर रहा है, एक से ज्यादा स्टेप मतलब, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। डिफरेंस समझ में आया एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स का? एकदम नाम से ही क्लियर है, सिंगल स्टेप, एक ही बारी में R से P बन गया, और इधर मल्टीपल स्टेप कि R से P डायरेक्टली नहीं बन सकता, पहले R से A बनेगा, फिर A से B बनेगा, फिर B से P बन जाएगा, ठीक है, मतलब 2-4 स्टेप्स में अकर कर रहा है। सिंगल स्टेप रिएक्शन और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यहां तक समझ में आया? ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, इसको समझाने के लिए मुझे और भी कुछ चीजें समझानी है, इससे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी और रेट डिटरमिनिंग स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप, ये 3-4 टर्म समझानी है, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब लिख लिया था ना वो सबने? वापस जाऊं क्या? यस मैम, नोट कर लिया कर लिया ना? हाँ, अच्छा। Yes, अब ma'am. हुआ क्या एक्चुअली में, मैं यहाँ से एग्जांपल लिख, जैसे ये है मेरा O2F2, ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू O2 प्लस, ये मैं सिंपल रिएक्शंस का एग्जांपल लिख रही हूँ, सिंपल रिएक्शन का। तो ये जो डिकम्पोजिशन है ना ऑक्सीजन फ्लोराइड की इनटू O2 एंड F2, ये मेरा सिंपल रिएक्शन है कि एक ही बारी में वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है इनटू O2 एंड F2, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल रिएक्शन। ये कोई रिएक्शन मैकेनिज्म, इसका कुछ कोई हमें मैकेनिज्म वगैरह डिस्कस नहीं करना है, इसमें एक मॉलिक्यूल था वो मस्त इजीली डिकम्पोज हुआ, वो O2 और F2 बना दिया, तो ये मेरा एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसको क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स का है जो कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी, अब देखो नया टर्म यूज कर रही हूँ, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी। स्क्रीन ब्लर हो गई मैम, स्क्रीन ब्लर हो रही। आ गई मैम। मैं एक नया टर्म डिफाइन कर रही हूँ, मॉलिक्यूलैरिटी। अभी तक हमने ऑर्डर पढ़ा था कि ऑर्डर जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन के जो एक्सप्रेशन होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, उसमें हम लिखते हैं ऑर्डर, और ऑर्डर क्या है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वो हमें पता नहीं होती। लेकिन जो सिंपल रिएक्शंस होते हैं ना, उनके लिए हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, उनके लिए ना हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। उनके केस में होता क्या है ना, हम लोग बात करते हैं कि जो रिएक्टेंट है ना उसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि आपस में एक साथ आ रहे हैं और वो फिर प्रोडक्ट बना रहे हैं, कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी की अगर मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बोलूं ना, तो नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के जो एक साथ आ रहे हैं और एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करके मतलब कोलिजन उनकी अफेक्टिव हो और अफेक्टिवली कोलाइड करके फिर वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो सिंपल रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी बताना बहुत आसान है, इधर एक ही मॉलिक्यूल से O2 और प्रोडक्ट अपना बन रहा है, तो ये इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई 1, और उसको हम बोल देते हैं, जब भी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं, दूसरा एग्जांपल है HI का, which decomposes to give H2 and I2, हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ये भी सिंपल रिएक्शन है, एक ही बारी में 2 HI के मॉलिक्यूल्स, मतलब इधर ये एक HI का मॉलिक्यूल है और इधर ये एक HI का मॉलिक्यूल है,
इन दोनों आपस में आए, कोलाइड किए, अफेक्टिव कोलिजन मतलब कि वो अपना, थोड़ा सा बाद में इसको और डिटेल में स्टडी भी करेंगे, लेकिन कोलिजन अफेक्टिव होने का मतलब होता है कि इनकी ओरिएंटेशन सही हो, कि एकदम करेक्ट एंगल पे आकर दो HI के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें, एनर्जी बैरियर कुछ भी हो, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस किए और मस्त आराम से अपना प्रोडक्ट बना लिए। ये वाला जो है उसको हम बोलते हैं कि वो मस्त इफेक्टिव अच्छी वाली कोलिजन हो रही है। कोलिजन थ्योरी को आगे थोड़ा डिटेल में हम आगे भी स्टडी करेंगे। तो दो HI के मॉलिक्यूल से H2 और I2 बन रहा है, ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो ये सिंपल रिएक्शन हुआ क्योंकि इट इज अकरिंग इन सिंगल स्टेप, नंबर 1। सेकेंड पॉइंट इज, दो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के थे ना, तो इस केस में मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 2 और उसको हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। उसको हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर, समझ में आया? क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी 2 है तो बाई मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखती हूँ बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी सिंपल रिएक्शन है, यानी कि इसके अंदर दो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इन तीनों मतलब टोटल 3 मॉलिक्यूल्स हो गए ना, 2 NO के और एक O2 का, तो इन तीनों आपस में आ रहे हैं और कोलाइड कर रहे हैं। इन तीनों आपस में आकर कोलाइड कर कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो हम इसको सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन कह सकते हैं। और इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं टर मॉलिक्यूलर, ट्राई नहीं, हाँ, टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझ में आया? मॉलिक्यूलैरिटी समझ में आई? मॉलिक्यूलैरिटी को जज करना बहुत आसान है, ठीक है। ऑर्डर के लिए ना हमको पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मॉलिक्यूलैरिटी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है। आप सिर्फ बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर लो, ठीक है, एंड दैट विल गिव यू द मॉलिक्यूलैरिटी। वो थियोरेटिकल वैल्यू हम लोग रिएक्शन देखकर बता सकते हैं, ठीक है। और हाँ, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। तो जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है ना, वो डिफाइन ही करी जाती है फॉर सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी को ना हम सिर्फ सिंपल रिएक्शंस के लिए ही डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं डिफाइन करेंगे, पहला पॉइंट। अच्छा, मैंने बोला कि जो कोलिजन है ना वो इफेक्टिव होनी चाहिए, तो एक बारी में ना हम लोग 3 मॉलिक्यूल्स ही इजिली आकर कोलाइड कर सकते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू जनरली हम लोग ग्रेटर देन 3 नहीं बोलते हैं, मैक्सिमम 3 की एक बारी में 3 मॉलिक्यूल्स ही आ सकते हैं आपस में कोलाइड करने के लिए, 4 मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। तो अगर 4 आ रहे तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? मॉलिक्यूलैरिटी किसी भी रिएक्शन के लिए जो है हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी बता सकते हैं सिर्फ सिंपली देख के कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी की बात हम नहीं करते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ आकर कोलाइड कर रहे हैं और जो कोलिजन हो रही है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। मतलब टकरा रहे हैं, वो टकराना जो है ना वो इफेक्टिव होना चाहिए कि उनकी ओरिएंटेशन स्पेस में प्रॉपर हो, उनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो, एनर्जी बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। ये हो गया। एक और चीज, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू इज सेम। For elementary reactions, order is equal to molecularity. यानी कि this will be first order reaction, second order reaction, third order reaction for elementary reactions only, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। ये चीज प्लीज नोट डाउन कर लो। डन एवरीवन? बच्चों मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाऊं? यस मैम। ठीक है। आज की क्लास में सागर है,
सागर, Yes. आप मुझसे क्वेश्चन पूछने वाले थे, कुछ कह रहे थे कि ग्रुप पे पोस्ट करोगे केमिकल काइनेटिक्स का, हो गया क्या सॉल्व? मैम भूल गया, मैं आज भेजूंगा। ठीक है, ओके, मुझे लगा हो गया होगा सॉल्व शायद, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर आप रिएक्टेंट साइड में देखो, एक ब्रोमेट का, 5 ब्रोमाइड के और 6 एसिड के H+ के, तो एक बारी में 1 और 5 6, 6 और 6 12, ठीक है। तो 12 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे आके कोलाइड नहीं कर सकते, एक बारी में ना मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स ही इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा इतना ज्यादा दिख जाए ना किसी भी रिएक्शन में, मतलब सब ऐसा करके एक हैशटैग करके लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा हैशटैग करके कि अगर आपको रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप ऐड करो, अगर वो ग्रेटर देन 3 आ रहे हैं तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी इज नॉट डिफाइंड। मॉलिक्यूलैरिटी की हम बात ही करते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ गया, उसकी हम मॉलिक्यूलैरिटी की बात नहीं करते। ये वाला रिएक्शन ना 3-4 स्टेप्स में अकर कर रहा होगा, वो 3-4 स्टेप्स जो है, जो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म के, वो जो 3-4 स्टेप्स में जिनके अंदर ये रिएक्शन अकर कर रहा है, उन इंडिविजुअल रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की आप मॉलिक्यूलैरिटी की बात नहीं करते। मॉलिक्यूलैरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इज नॉट डिफाइंड। मैं लिख देती हूँ, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। पहली चीज, उधर हमने कहा था कि सिंपल रिएक्शंस के लिए ना ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू बराबर है। यहाँ पर तो मॉलिक्यूलैरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए तो डिफाइंड है ही नहीं, मॉलिक्यूलैरिटी तो इंडिविजुअल स्टेप्स के लिए डिफाइंड है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी की बात तो हम करेंगे ही नहीं। ऑल्सो ऑर्डर की जो वैल्यू है वो हम एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमिन करेंगे, इट कैन बी ओनली डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। वो थ्योरेटिकली रिएक्शन को देखकर हम जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब Yes. के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जैसे लेट्स से हमारा कोई रिएक्शन है, R gives products, ये ऐसे 3 स्टेप्स में अकर कर रहा है। पहले R से A बना, फिर A से B बना, और फिर B से P बना। तो हमने क्या किया, हर रिएक्शन, हर जो ये मल्टीपल जो 3 रिएक्शंस के मतलब 3 स्टेप्स में अकर कर रहा है ना, एक तो इसका बोलते हैं, इसका जो नाम है इसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब होता है कौन से स्टेप्स में ये R से P बन रहा है, ठीक है, ये अपना 3 स्टेप्स में कर रहा है। इन तीनों एलिमेंट्री रिएक्शंस है, और इन तीनों का ना लेट्स से हमने रेट स्टडी किया, हमने बोला अच्छा ये वाला फास्ट है, ये वाला भी फास्ट है, ये वाला स्लो, ठीक है, ये वाला स्लो है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, अब यहाँ पे लिख लो डब्बा बना के, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्लोएस्ट स्टेप is the rate determining step. Slowest determining. Slowest step is the rate determining step, और उसको RDS बोल देते हैं। मतलब कोई भी मेरा रिएक्शन, जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जब भी कोई मेरा रिएक्शन है वो मल्टीपल स्टेप्स में अकर कर रहा है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, वही रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन का रेट डिटरमिन करता है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना 100 जगह लिखते हैं ये वाला RDS है, तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी विल बी द RDS, तो उसके बेसिस पर जज करना है रेट ऑफ रिएक्शन सब कुछ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब ऐसा क्यों,
ऐसा क्यों है कि जो मेरा रेट है वो मेजरली इस पर डिपेंड करेगा। उसका रीजन ये है कि लेट्स से कोई साइकिल की फैक्ट्री है, ठीक है, साइकिल की फैक्ट्री में अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं। पहली जगह पे हैंडल बन रहा है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर में मैं ही भूल जाऊंगी मैंने क्या बोला था। अलग अलग पार्ट्स है, ठीक है, हैंडल बन रहा है, हैंडल बनने में 2 days लगे, उसके बाद सीट बनने में 1 दिन लगा, व्हील बनने में 5 दिन लगे, ठीक है, और कुछ बचा उसके अंदर, चेन बना दो साइकिल की, चेन बनने में भी 2 दिन लगे। मैम बॉडी। अरे बस हो ही तो गया, उसको असेंबली तो हो ही गई, असेंबली में भी 1 दिन, ठीक है, असेंबल करने में भी 1 दिन। अब देखो, एक साइकिल की फैक्ट्री है, कार का एग्जांपल लेना चाहिए था, इंजन का ज्यादा दिन दे पाती, चलो खैर, साइकिल की फैक्ट्री है, उसके अंदर अलग अलग जगह अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं, हैंडल बनने में 2 दिन लगे, सीट बनने में 1 दिन लगा, व्हील बनने में बहुत टाइम लगा, व्हील बनने में 5 दिन लगते हैं, ठीक है, चेन बनने में 2 दिन लगते हैं, असेंबली करने में 1 दिन लगता है। स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? व्हील बनना, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप, ये, और 2 व्हील्स लगे थे, 2 व्हील्स बनने में 5 दिन लग रहा है, फिर बोलोगे कि 1 व्हील का 5 दिन, 2 व्हील का 10 दिन, ऐसा कुछ मत बोलना, ठीक है, मतलब मेरे को बस स्लोएस्ट स्टेप पे फोकस करना है। अच्छा, तो व्हील बनने में 5 दिन लगे, ठीक है, तो ये स्लोएस्ट स्टेप है। तो अब एक बात बताओ, साइकिल पूरी की पूरी एक साइकिल मैन्युफैक्चर होने के लिए हमें कम से कम 5 दिन तो चाहिए ना, क्योंकि ये सब कुछ तो बना के रख दोगे, लेकिन व्हील बनने में सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम लग रहा है, व्हील सबसे धीरे बन रही है, तो व्हील बनने में मैक्सिमम टाइम लग रहा है 5 दिन, तो वो स्लोएस्ट स्टेप है। और पूरा का पूरा रेट ऑफ रिएक्शन मतलब पूरा का पूरा रिएक्शन मतलब पूरी की पूरी साइकिल बनने में कितनी देर लगेगी? कम से कम 5 दिन, बिकॉज स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। उसका लॉजिक समझ में आया? ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। क्लियर एवरीवन? क्योंकि पूरी की पूरी साइकिल बनने में हमें कम से कम 5 दिन तो चाहिए ही चाहिए। स्लोएस्ट स्टेप हमारा रेट डिटर्मिन करता है। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ूं? आई गेस सब लोग बोरिंग हो गया क्या? सो गए क्या? नो मैम। सागर, दिव्यांशु, अनन्या, मनोज, सही है। नेहा, निशांत, चलो गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझ में आ गया, सिंपल रिएक्शन समझ में आ गया, मॉलिक्यूलैरिटी समझ में आ गई। थोड़े से मैंने डिफरेंसेस लिख दिए थे, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच के डिफरेंसेस, ये एनसीईआरटी से उठाए हैं सिंपली फॉर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और स्कूल के एग्जाम में अगर आपसे पूछ लेते। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर हम बोल सकते हैं जो हमारा अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ये है a raised to x b raised to y, तो जो हमारे इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स जो थे उनका जो वो है एक्सपोनेंट है रेट लॉ एक्सप्रेशन में x plus y, that is equal to the order of reaction, sum of the exponents, जो exponents है ना x और y उनका sum रेट लॉ एक्सप्रेशन में। और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपली आप जो है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखोगे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स देखोगे और उनको ऐड कर दोगे, और मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू 3 या 3 से कम ही आएगी। ठीक है, अगर वो 3 से ज्यादा आ रही तो पक्का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं करते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर सिंपल रिएक्शंस। अच्छा, सो जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो है इट कैन बी एनी, 0, हाफ, माइनस हाफ, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर, ऑलवेज अ होल नंबर, बिकॉज कितने मॉलिक्यूल्स आकर कोलाइड कर रहे हैं, कभी आधा मॉलिक्यूल थोड़ी आके कोलाइड करेगा, या माइनस आधा थोड़ी कोलाइड करेगा, 1 या 2 तो कोलाइड करेंगे ना। हाँ मैम, ये आपने यहाँ पर सम लिखा है कि क्या लिखा है ऊपर? sum of the Okay. atoms, ions, molecules taking part in a chemical reaction, और यहाँ पे sum of exponents in
रेट लॉ एक्सप्रेशन। मैम मॉलिक्यूलर जीरो हो सकती है? मॉलिक्यूलरिटी जीरो होगी तो फिर रिएक्शन कैसे अकर करेगा? नहीं हो रहा। होल नंबर तो नेचुरल नंबर बोलना चाहिए 1 फिर, है 2 ना? 3 नेचुरल Yes, नंबर ma'am. 1 से होता है ना, होल नंबर 0 से होता है। मैक्सिमम 3 होगी ना क्या फिर से बोलो? मैम, मैक्सिमम 3 होगी ना? हाँ, मैक्सिमम 3। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये रिएक्शन को देखकर हम नहीं बता सकते हैं, ये वाली थियोरेटिकल वैल्यू है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो और उसके बेसिस पे आप बता दोगे कि मॉलिक्यूलरिटी आपकी कितनी है। ठीक है, अच्छा, और दिस इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिकॉज हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर तो बता ही सकते हैं ना। और जो मॉलिक्यूलरिटी है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए वैलिड है। एंड आप ये भी लिख सकते हो, अच्छा वो मैंने आपको बता ही दिया, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर और इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ऑर्डर की वैल्यू हम मतलब ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हम लोग इंडिविजुअल रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, ऑर्डर इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. मैं आगे बढ़ Yes, जाऊं? ma'am. Yes, आपने ma'am. नोट डाउन कर लिया बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। मेरे पास कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू 3/2 और बी रेज टू -1। अच्छा, अब इसके लिए बताओ कि व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? Ma'am, 1/2. 1/2, वेरी गुड। ठीक है ना, किसी को इसमें डाउट तो नहीं? इसे एक और लिख देती हूँ। ठीक है, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू 2 बी रेज टू 3 सी रेज टू -1 डी रेज टू 1/2 ई रेज टू 1/4। अब जल्दी से बता दो इसको ऑर्डर। Ma'am, 19/4. थोड़ा सा ना एक सेकंड मैं भी ऐड कर लूं। 3/2 -1 1/2 1/2 हो गया ऑर्डर। ऑर्डर 2 + 3 5 5 - 1 4 4 4 1/2 4.5 प्लस 0.25 4.75। तो उसको प्लीज फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया डेसिमल में। बट सबको समझ में आया ना? ऑर्डर निकालना तो बहुत ही आसान है। यस Yes, मैम। Yes, आगे ma'am. बढ़ लूं? कुछ किसी को डाउट तो नहीं? कोई क्वेश्चंस? no, ma'am. नहीं, ठीक है, चलो। No, अब ma'am. थोड़े, ये तो बहुत ही हल्के लेवल के क्वेश्चंस थे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, है ना? अच्छा, ओके, एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ और उसके बाद हम लोग इनिशियल रेट मेथड पे चलते हैं। वो डायरेक्टली मैंने ना प्रीवियस ईयर पेपर से उठा रखे सारे क्वेश्चन। बस एक क्वेश्चन मैं अपने हाथ से लिख देती हूँ, सिंपल सा। रेट इज इक्वल टू NO2 minus I minus H plus का स्क्वायर, NO2 minus I minus और H plus का स्क्वायर। ये हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है। आपको बताना है, सबसे पहले तो बताओ ओवरऑल ऑर्डर। एक सेकंड में क्वेश्चन लिखते जाते हो, तुम लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करते जाओ, ठीक है? और 4. मैम अरे 4। न्यू रेट, मैम ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं लिख रही हूँ ना, मैं यहाँ से हिल रही हूँ तो वो ब्लर होता जाता है। Ma'am, 4 गुना हो Yes, जाएगा. मैम। 4 गुना हो जाएगा मैम। आधा हो जाएगा. तो हमें फटाफट से इसका आंसर बता दो।
आई थिंक बाकी काफी सारे तो ऑलरेडी आंसर भी बोल चुके हो। पहले का आंसर क्या है, ओवरऑल ऑर्डर क्या हुआ, 4 4 है ना, 1 + 1 2 + 2 4। ठीक है, यहाँ तो किसी को कोई शक नहीं, सबको समझ में आया, यस मैम। है ना। अच्छा, नया रेट व्हेन H+ की कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड, 4 times 4 टाइम्स। कौन कौन बोल रहा है कि 4 टाइम्स नहीं होगा, या किसी को डाउट है, इस चीज को इलैबोरेट करूं। no ma'am अरे कोई जना है जिसको सबको समझ में आया, कोई जना है जिसको डाउट है। मैम ऐसा करते 4 वाला। मैं एक बार ऐसा करती हूँ, फिर भी इसको लिख देती हूँ, हैं? और ये इसको मैं ठीक है, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। मैम ये क्वेश्चन आपने छोटा कर दिया तो दिख नहीं रहा। ज्यादा छोटा हो गया क्या, रुको। दिख रहा है मैम, दिख रहा है। अरे वो एक्चुअली मुझे लिखने की जगह चाहिए था ना। मैम बस 2 मिनट रुक जाओ, नोट कर लेते हैं, फिर आप इसको वो कर देना शॉर्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया, और मैं ये तो मिटा ही देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे कर देती हूँ इसको। ठीक है, अब मुझे जगह मिल जाएगी लिखने की। आई थिंक आप सबको दिख भी रहा होगा, मेरे को नीचे जगह भी मिल गई। yes ma'am दूसरे पेन से Yes, कर ma'am. देती हूँ। पहले जो मेरा R1 है दैट इज इक्वल टू K NO2 का माइनस I माइनस H+ का स्क्वायर। अब उन्होंने बोला, आई एम सॉल्विंग द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। न्यू रेट को R2 ले लेते हैं। न्यू रेट व्हेन H+ इज डबल्ड, यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, बाकी सारे को नहीं छेड़ा, तो NO2 माइनस I माइनस तो एज इट इज रहेगा, H+ को डबल कर दिया तो उसको 2H+ लिख देते हैं का स्क्वायर। और न्यू रेट इनिशियल रेट के रिस्पेक्ट में तो R2/R1 कर लो। न्यू रेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कि NO2 माइनस I माइनस 2H+ का स्क्वायर अपॉन K NO2 माइनस I माइनस अपॉन H+ का स्क्वायर। तो ये सब कुछ कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा R2/R1 इज इक्वल टू 4। तो 4 R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R1। न्यू रेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द ओरिजिनल रेट। ठीक है, yes ma'am चल अब आई थिंक अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ सॉल्व भी कर दिया। लिख देती हूँ, रेट विल बिकम 4 टाइम्स। ओके, अब बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस इज हाफ, तो न्यू रेट क्या हो जाएगा, halved हाफ। क्या ये सबको समझ में आया, ये वाला भी सॉल्व कर दूं। ये वाला सबने लिख लिया, किसी को डाउट है, जो मैंने सेकंड पार्ट सॉल्व किया था, एनीबॉडी जिसको लिखना है सबने कॉपी कर लिया। अभय, सागर, दिव्यांशु, अनन्या, मनोज, नीलू, निशांत, पूजा, यस प्रियांशु, मैम नोट कर लिया है। Yes, ma'am. शालिनी, कर लिया सूरज। मैम नोट। यस मैम। ठीक है, तो ये हम मिटा देते हैं। अच्छा, मिटा देंगे नहीं, इसी में चेंजेस कर देती हूँ। ठीक है, ये ओरिजिनल वाला था और इसको R3 कर लेते हैं। तो R3 इज इक्वल टू दिस बाय 2, और यहाँ पर H+ ऐसे ही छोड़ देते हैं, और दिस बाय 2, और यहाँ पर ये, तो ये अपना बन गया 1/2 1/2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाफ। दिस इंप्लाइज R2/R1 इज इक्वल टू हाफ, या फिर R2 इज इक्वल टू हाफ R1। तो ये वाला हो गया, रेट विल बी हाफ। ठीक है, अब थर्ड वाला बताओ। 81 times 81 टाइम्स, वेरी गुड। सबका क्लियर है ये, किसी को डाउट तो नहीं। no ma'am No, ma'am. पक्का, मैं आगे बढ़ जाऊं, किसी को नहीं पूछना, क्लियर है, फिर मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रही। Yes. 81 टाइम्स हो जाएगा, हर चीज को 3 गुना किया है तो 3 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, है ना। yes ma'am Yes, ma'am. अब आगे बढ़। अच्छा, अब
देयर आर डिफरेंट मेथड्स, हमको ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए ना अलग अलग मेथड्स गिवन है, तो हमको वो सारे मेथड स्टडी करना है। एक तो देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली भी हम कैसे करेंगे, मैं बोलूं ऑर्डर है ना, ऑर्डर डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, और उसका मीनिंग क्या है, हम एक्सपेरिमेंट कर ऑर्डर निकालेंगे। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू डिटरमिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और जो पहला मेथड है टू डिटरमिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड, उसका क्या मतलब है मैं बताती हूँ, ठीक है। अभी देखो, लेट्स से हमारा कोई रिएक्शन है एस, तो आपको ना एग्जाम में एक टेबल बनी हुई होगी, वो टेबल कैसे बनी होगी, वहां पे वो लिख देंगे इनिशियल। मैम ये टेबल वाला ही क्वेश्चन था मेरा भी, है टेबल वाला क्वेश्चन था मेरा भी। टेबल वाला क्वेश्चन था, हो सकता है प्रीवियस ईयर का होगा, तो मैंने आज भी उसमें डाल रखा है बड़े सारे क्वेश्चंस, ठीक है, शायद उसमें से आज भी कर जाए, जेई के नीट के सबके डाल रखे हैं, ठीक है। ऐसे कोई आपको रिएक्शन दे रखा है, तो आपको तो पता नहीं उसका ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे अच्छा ऐसा करके दे रखा है, तो हम ये लिख लेते हैं रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू एक्स बी रेज टू वाई, और हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैंने ना आपको डेटा पॉइंट्स दे दिए, मैंने बोला कि जब ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, लेट्स से रैंडम क्वेश्चन बना रही हूँ मेथड समझाने के लिए, जब भी ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 5 मोलर और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10 मोलर, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन मोलर पर सेकंड होता है, इसकी यूनिट है ना, तो 100 है, ठीक है, क्लियर। अब हुआ क्या, मैंने दोबारा से यही वाला एक्सपेरिमेंट किया। अब मैंने क्या किया, ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, कर सकती हूँ, मैंने ए को 5 मोलर की जगह 10 मोलर ले लिया, मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, बी की कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा, इसको नहीं छेड़ा बिल्कुल भी, इसको मैंने डबल कर दिया, तो मैंने क्या पाया कि मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी ना डबल हो गया। अच्छा ठीक है, तो अभी मेरा रेट ऑफ रिएक्शन की 200 आ रही है। बच्चों बहुत रैंडम वैल्यूज लिए, ऐसी इतनी अच्छी अच्छी वैल्यूज होती नहीं है एग्जाम में, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिया है ऐसे ही, तो ये मत बोलना कि अरे हम कैसे सॉल्व करेंगे बाद में, ठीक है। तीसरी बारी में मैंने ए को नहीं छेड़ा, बी को टर्न चेंज किया, 10 से मैंने इसको किया 20, डबल किया, तो मैंने पाया कि मेरा रेट 4 टाइम्स हो गया, मतलब 100 का 400 हो गया। अब आपको ऐसा करके ये मैंने क्वेश्चन बना दिया, अब वो क्वेश्चन देखकर आपको वो बोलेंगे कि देखो ये अपना डेटा है, ये टेबल आपको दे दी, और फिर वो बोलेंगे बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, या फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। समझ में आया क्वेश्चन पूरा का पूरा? चल अब इसको हम सॉल्व करने का तरीका समझते हैं, ये पूरा का पूरा छोटा कर रही हूँ। नजर आ रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं हुआ? नो मैम। थोड़ा सा बड़ा करूं क्या? दो मैम ठीक है। मैं आपको बता दूंगी क्या क्या वैल्यूज है ना। ओके क्या बोल गए, फिर से बोलो। मैम वो नोट कर लिया है। कर लिया है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा रेट का एक्सप्रेशन तो ये है कि a रेज टू x b रेज टू y, ठीक है। अब पहले वाले एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू k 5 रेज टू x 10 रेज टू y, है ना, पहले वाले के हिसाब से। दूसरे वाले के हिसाब से लिख सकते हैं 200 इज इक्वल टू k 10 रेज टू x और 10 रेज टू y, और तीसरे वाले के हिसाब से लिख लेंगे 400 इज इक्वल टू k 5 रेज टू x 20 रेज टू y। यस थैंक यू। ओके अब हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले कर लेते हैं स्टेप नंबर 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 200 बाय 100 इज इक्वल टू k
10 raised to x 10 raised to y upon k K 5 raised to x 10 raised to y. हाँ 5 raised to x और 10 raised to y. Y. देखो अभी इसके बेसिस पे जब हम सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे इससे ये कट गया, ऊपर 2 बचा, k से k कट गया, ये इससे ये कट गया, तो 2 is equal to 10 by 5 2 raised to x implies x equal to 1 Yes, ma'am. है ना. तो इसकी वैल्यू निकल गए 1 1. है ना. और ऐसे ही अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड 3 by 1. बाय 1 है ना. 3 को 1 से डिवाइड किया तो 400 अपॉन 100 इज इक्वल टू k 5 raised to x 20 raised to y अपॉन k 5 raised to x 10 raised to y. ये अच्छा दूसरे पेन से काटती ना, इससे ये कट गया, k से k कट गया, ऊपर 4 है और ये 2 raised to y, तो यहाँ पर हो गया 2 square is equal to 4 Y equal to 2. y equal to 2. तो यहाँ कर देती हूँ, तो 2 square sorry 4 is equal to 2 raised to y implies y equal to 2. तो आपको y की वैल्यू भी मिल गई 2 है ना. तो आपने x और y डिटरमिन कर लिया, तब आपको Yes, रेट ma'am. का एक्सप्रेशन पता है. इसी Ma'am. क्वेश्चन क्या पूछेंगे. हाँ Yes, इसमें कोई ma'am. डाउट. दो मैम. तो मैम अगर हम ना इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करें तब भी हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. नहीं, तुम ऐसे करके देखना, यही वाली चीज बेटा, मैं ये दोनों चीजें बता रही हूँ. पहली चीज ये जो तो अभी मैंने अनन्या करा का भी. question था कि आप जो डिवाइड करोगे ना, जैसे 2 by 1 किया डिवाइड, एक बारी 3/1 किया, तो देखकर करो कि एक चीज कांस्टेंट रहे, एक चीज चेंज हो जाए. मतलब ये वाले में ये दोनों कांस्टेंट रह रही है पर ये डबल हो रहा है. तुम ना जैसे ये Yes, तो मैंने ma'am. पूरा आपको स्टेप समझाया, पर इतनी लंबी कहानी करने की जरूरत नहीं. एग्जाम में ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ये वाला. कैसे देखो, इन दोनों को देखो, फर्स्ट और सेकंड में ये कांस्टेंट रह रहा है, इसको मैंने डबल किया, ए को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया, ए को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया. अच्छा, तो इसका मतलब a raised to 1 होगा 1 है. क्योंकि a डबल करने पर रेट भी डबल. अब आप उसके बाद अगर आप सेकंड और थर्ड को करोगे, देखो दोनों में वैल्यूज चेंज हो रही है. मजा नहीं आया, कुछ कट जाए तो फायदा है ना. तो Yes, फिर ma'am. जी. आपने ऐसे करके देख लो, 1 और 3 को देख लो, ये 5 से 5 रह रहा है, लेकिन ये 10 से 20 किया. अच्छा, b को डबल किया हमने, 10 से 20, b को डबल किया तब रेट Yes. 4 गुना हो गया. b की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर रेट 4 गुना हो गया, तो इसका मतलब b का स्क्वायर होगा. तो हमारा आंसर निकला. ठीक है. और जब आप डिवाइड भी करोगे तो ये देख के डिवाइड करना कि एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, दूसरे की चेंज हो रही है. डन. Yes. ma'am. ओके मैम. अच्छा, यहाँ पे Yes, इसके ma'am. आगे तो कोई और डाउट नहीं इस वाले क्वेश्चन में. No, ma'am. अच्छा, इसमें ma'am. पूछेंगे क्या, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए आप बता दोगे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी आप बता दोगे, ओवरऑल ऑर्डर 1 + 2 3 है ना. 3. इस पर्टिकुलर केस में एक और चीज पूछ सकते हैं, के की वैल्यू या के की यूनिट्स. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो आप के की यूनिट्स तो निकाल लोगे, वो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था. एक और चीज जो पूछ सकते हैं, बोलते हैं के की वैल्यू निकाल कर बता दो कि के की वैल्यू क्या होगी. तो वो भी Equation बहुत आसान है. मैं यहाँ से हटा रही हूँ ये, मैं ये मान के चल रही हूँ आप सबने लिख लिया पूरा का पूरा. ओके, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि बच्चों के की वैल्यू बता दो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली इस एक्सप्रेशन में पुट इन कर दो. कोई भी, जैसे मैं पहले वाले को ले लूं, रेट की वैल्यू 100, के हमको पता नहीं, ए की वैल्यू 5 raised to 1, बी की वैल्यू 10 उसका स्क्वायर, तो के निकल गया. कितना निकला, 100 इज इक्वल टू के 1 by 5. 100. तो 100 से 100 कट गया, के हो गया 1 by 5 यानी कि 0.2 है ना. और यूनिट्स लगा देना. डन. Yes, ma'am. Yes, Done. ma'am. Good. अब मैं आईआईटी और नीट के क्वेश्चंस पे चलूं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. मैम टेम्परेचर वाला तो कहीं आया नहीं था. टेम्परेचर वाला कहीं आया नहीं था, बट अच्छा ऐसे करके सोच लो, मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन मैंने तब भी पहला क्वेश्चन दे दिया. वो इसलिए के जो है टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा, ये तो हमने पढ़ा था ना. यस मैम.
और ये भी Yes, हमने ma'am. पढ़ा था कि जनरली इफ यू रिमेम्बर द रेट ऑफ अ रिएक्शन जनरली डबल्स by increasing the temperature by 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट एक समझाया था, छोटा सा टॉपिक लिया था, है ना? Yes. तो इसको अर्हीनियस में बाद में डिस्कस Yes, करेंगे, ma'am. अर्हीनियस इक्वेशन में, है ना? ये चीज याद रखना, ठीक है? बस अभी देखो वो बोल रहे हैं ये रिएक्शन दे दिया है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड क्लोरीन मिलकर ये बना रहे हैं, ठीक है? अपना रिएक्शन दे रखा है, उन्होंने हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन भी दे दिया। अब ओके, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है? के की वैल्यू हमको चेंज करनी है, मतलब उसको बढ़ाना है। इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, हमने तो पढ़ा ना के की वैल्यू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है, Yes, ma'am. प्रोडक्ट की भी उससे इंडिपेंडेंट ही होगी ऑफ कोर्स, Yes, है ना? तो NO को घटाए बढ़ाए के नहीं बदलेगा। इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, ये भी नहीं होगा। डूइंग ऑल ऑफ दीज, अरे क्लियरली A और C तो नॉट वैलिड ही है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है? कई बार एकदम डायरेक्टली, जैसे मैंने अभी, मुझे पता है मैंने आपको अर्हीनियस इक्वेशन नहीं पढ़ाई है, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन देखकर आप लोग कोशिश करना कि सॉल्व करो, ठीक है? Yeah. yes, ma'am. ओके, अच्छा चल ये वाला करो प्लीज। 4, 8, 32 option D. ठीक है, रेट इज इक्वल टू A, order with respect to A is 2, order with respect to B is 3. Concentration of both A and B are doubled. A को भी डबल कर दिया, B को भी डबल कर दिया, है ना? तो न्यू रेट को R2 लिख लेते हैं, हाँ? न्यू रेट इज इक्वल टू A। अच्छा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। किसने दिया था ये आंसर? सागर? Yes, ma'am. निशांत सागर, वेरी गुड, ठीक है? 2A का स्क्वायर 2B का क्यूब, और न्यू रेट विल बी हाउ मेनी टाइम्स द ओरिजिनल रेट? R2 by R1। तो ये हो गया, पूरा काट रही हूँ मैं, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, डायरेक्टली 32 लिख दूं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, क्लियर सबको? वेरी इजी क्वेश्चन। Yes, ma'am. बोलना कहते हैं नीट का था इसलिए। Yes, ma'am. Done. चलो अभी ये वाला करो कोशिश। अच्छा नहीं, ये नहीं कर सकते, सॉरी। Zero order. नहीं नहीं, अभी जीरो ऑर्डर नहीं सिखाया ना, एक सेकेंड। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ओके, ये आ गए। Mm-hmm. मैम ये है, हेलो मैम, ऑप्शन डी। किसने बोला ऑप्शन डी? सारे। सागर। अच्छा, ऑप्शन डी, ओके। Yes, ma'am. ये समझ में आया? Option रेट D. ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये थोड़ा सा उसे समझ में आया? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, मैंने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू Yes, ma'am. -1/2 डी इज इक्वल टू प्लस डीसी बाई डी, डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है? तो ये इन्होंने ये लिखा, इसकी जगह मैं यहाँ पर रेट भी लिख सकती थी टेबल में, एक ही बात है ना? चलो Yes, ma'am. अब लिख कर करना है सॉल्व, की ओरली बताऊं? पूरा का पूरा ओरली करने का तरीका? Orally. ओरली। Orally. अच्छा चलो इसको और इसको देखते हैं। एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3। पहले कंसिडर करते हैं एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को। 1 और 2 को देखो, देखो ए को हमने नहीं बदला, 0.1 और 0.1 ही है, ठीक है? ए को हमने नहीं बदला, बी को डबल कर दिया, 0.1 से 0.2 कर दिया, बी की हमने डबल कर दिया, रेट तो सेम रहा, रेट चेंज हुआ ही नहीं। बी की की पावर। कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर रेट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। रेट को कोई मतलब नहीं है बी को आप कितना भी बढ़ा लो, क्योंकि डबल करने पर तो कुछ हुआ नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ये तो मुझे पता नहीं अभी, बी रेस टू 0, क्योंकि Zero. बी से फर्क ही नहीं पड़ रहा हमको, है ना? अच्छा, अब हम कौन सा देखें? कोई ऐसा वाला देखना जिसमें बी सेम रहे
लेकिन ए चेंज होगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 3 देखते हैं। तो ए को हमने डबल किया फर्स्ट और थर्ड में, बी सेम है, ए को डबल करने पर रेट भी डबल हो गया, तो इसका मतलब ma'am. ए रेज़ टू 1 हुआ ना, यस मैम। क्योंकि Yes, रेट ma'am. को डबल करने पर 0.1 से 0.2 किया तो ये 12 से 24, 1.2 से 2.4 हो गया, तो क्लियरली ए रेज़ टू 1 होगा। ऐसे करके समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं लिखकर पूरा को पूरा वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दूं। Yes. क्या कोई बच्चा है जिसको मैम चाहिए आ गया। कोई है जिसको चाहिए कि मैं पूरा लिखकर सॉल्व करूं? नो मैम। दो No, मैम। ma'am. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, चलो करो। ये जे के क्वेश्चन है बच्चों। 0.1 to 0.3। मैम ऑप्शन डी, मैम ऑप्शन डी। कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता उसे। वेरी गुड। के की वैल्यू को कॉन्सेंट्रेशन से मतलब नहीं है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है और उन्होंने बोला कि बी की कॉन्सेंट्रेशन हम, हाँ, बी की कॉन्सेंट्रेशन हमने 0.1 से 0.3 कर दी, ए की हमने सेम रख रखी है, तो रेट कांस्टेंट किस तरह चेंज होगा? रेट कांस्टेंट को कोई मतलब नहीं है कॉन्सेंट्रेशन से, वो तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अपना फिक्स्ड है। ओके, तो यस मैम। ये बिल्कुल करेक्ट। ओके, ये वाला करो प्लीज। 2a plus rate of reactions. मैम फर्स्ट ए। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसका लेकिन थोड़ा सा लिखकर भी करना पड़ेगा क्योंकि बी की जो इन्होंने ए को एक बारी भी सेम नहीं रखा यस मैम। है ना, लिखकर किया। सबसे पहले 0.045 0.045 is equal to K 0.05 and 0.05, अच्छा सही है 5। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू ए तो 1 पता चल रहा है ना, क्योंकि बी को हमने कांस्टेंट रख रखा है एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में, बी को सेम रखा है, ए को डबल किया Yes, ma'am. तो रेट और अपना C को डबल हो double। गया, तो Yes, दिस ma'am. रेस टू तो 1 ही होएगा, है ना, इसको तो यहाँ यूज कर लेते हैं। Yes, ma'am. और मैम 0.05 रेस टू y, और Y। इधर दूसरा वाला लिख लेते हैं, थर्ड वाला लिख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या है, 0.72 इज इक्वल टू k, ए को कर दिया 0.2 रेस टू 1 और 0.1 रेस टू y। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, है ना, तो वो हो गया 0.72 अपॉन 0.045 इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो वो हो गया 0.2 अपॉन 0.05 और 0.1 अपॉन 0.05 अपॉन y। ये बता दो प्लीज सॉल्व करके कितना हुआ, 72 अपॉन 100 और 16। हो गया 45 अपॉन 1000, 2 0 से 2 0 कट गए, ये कितना 720 अपॉन 45 कितना हुआ, 16। 60। पक्का लिख यस दूं? मैम। यस मैम। तो ये हो गया, कर लेंगे यार, कुछ गड़बड़ हो तो 3 15 जा 3 2 जा 6 और ये क्या है 3 4 जा 12, 3 5 जा
3 8 जा 5 1 जा 5 2 जा 16। मैं सही तो बोला था। और मुझे 60 सुनाई दिया था, मैं लिख देती 60, अभी मेरा पक्का गलत हो जाता। 16 इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 2/10 और ये 5/100। 0 से 0 कट गया और 20/5 हो गया 4 और ये हो जाएगा 1/10 5/100। 0 से 0 कट गया 5 2 जा, तो 2 raised to y, तो 2 raised to y is equal to 4, तो y is equal to 2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आया सबको? जितने मैंने सॉल्व किया धीरे धीरे सबने फटाफट से पेन पेपर पे जल्दी सॉल्व कर ही लिया होगा, है ना? Yes, ma'am. आगे बढ़ू? Yes, ma'am. मैम गुड। Yes, ma'am. चलो अब ये वाला करो जल्दी से। इंस्टेंटेनियस रेट मैम ब्लर आ रहा है थोड़ा। ब्लर हो रहा है कि बड़ा करूं? मैम ब्लर बड़ा करके। reaction to rate of ये लास्ट क्लास के वाले पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, देखो इसके अंदर आंसर करेक्ट वाला। हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेरी गुड। Instantaneous rate of disappearance of MnO4 minus is this। ऐसा करते हैं, MnO4 माइनस और I2 के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, तो हम लोग ऐसा करते हैं उसी के लिए लिख लेते हैं माइनस, अरे तो माइनस 1/2 d/dt of MnO4 माइनस इज इक्वल टू प्लस 1/5 d/dt of I2। ये ठीक लिख लिया? यस मैम। अब वो बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस तो सिंपली इतना होता है माइनस d/dt ऑफ MnO4 माइनस, दिस इज इक्वल टू 4.56 into 10 raised to -3। ठीक है, ये इतना हो गया। अब वो पूछा क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस, तो रेट ऑफ अपीयरेंस हो जाएगा -5/2 d/dt of MnO4 minus equal to plus d/dt of I2। This is equal to rate of appearance of I2। तो 5/2 से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5/2 into 4.56 into 10 raised to -3, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या आ रहा है बच्चों आंसर? 11.4 into 10 पावर -3, यानी एक पावर फिर उधर चले मैम अगर आप 2 से 4.56 को डिवाइड करोगे तो 2.28 आ रहा है। ये आंसर आ रहा है क्या? बी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके 5 चौके Yes. 20, 20/2 is 10, 10 into 10 raised to -3, है ना? यस तो मैम 10 into 10 raised to, अच्छा ठीक है, 1 into 10 raised to -2, ऑप्शन बी। लगभग है ना? यस मैम आगे बढ़ो। यस मैम। यस मैम चलो, अब ये वाला करूं। Okay. The word is half ratio. मैम ब्लर आ रहा है, थोड़ा क्लीन करोगे? ब्लर आ रहा है, मैं आगे खड़ी होती हूँ। अभी ठीक हुआ? नो मैम। एक बार वो वाला क्वेश्चन दिखा दो, उस टाइम नेट नहीं चल रहा था। अच्छा, ये वाला? यस मैम। हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट। डन बेटा? यस मैम। अच्छा, मैं भी तो हट जाएगा जब तुम स्क्रीनशॉट ले रहे हो, तो मेरी की फोटो देखते रहोगे बाद में। डन ना? चल अगले वाला। मैम आई थिंक ब्राइटनेस ज्यादा बड़ी है। मैम ऑप्शन डी आ रहा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ, ब्राइटनेस क्या करनी है? नहीं नजर आ पा रहा क्या? सही है।
नो सही मैम, है मैम ऑप्शन डी। सही है। डी दिल्ली, बी बॉम्बे। दिल्ली दिल्ली दिल्ली, गुड। निशांत हो गया? तुम क्यों चुप चुप हो? यस मैम हो गया, ऑप्शन डी। वेरी गुड। अनन्या डन? यस मैम ऑप्शन डी। सबका हुआ सॉल्व? कोई बच्चा है जो चाहता है कि मैं रिपीट कर, इसको एक बार सॉल्व करूं? नो मैम मैम नो मैम। कोई यस मैम वाला है जिसको चाहिए कि सॉल्व करूं कि नेक्स्ट पे आ जाओ? अगर हो गया है तो जनरली बताओ बच्चों, एक दो क्वेश्चन और करवा के फिर मैं आज सोच रही हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन करवा दूं। यस मैम चलो आई थिंक सबका हो गया है। अगर किसी का नहीं हुआ तो प्लीज स्पीक अप बच्चों, वरना फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। मैम नेक्स्ट ओके मैम। नेक्स्ट ऐसा करो, इस वाले क्वेश्चन का ले लो स्क्रीनशॉट। 2020 का पिछले साल का क्वेश्चन है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व करने में लगेगा टाइम। इसका ले लो स्क्रीनशॉट और इसको आप करोगे, सॉल्व करके घर पे। भेजोगे, ग्रुप पे डाल देना। क्योंकि इसके Okay, अंदर ma'am. क्या है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकालने को बोल दिया है। यस मैम। कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। पहले 3 एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे आप लोग रेट बता सकते हो। इसको सेम रखा, बी को डबल किया तो ये 4 टाइम्स हो रहा है, बी का स्क्वायर है। और यस मैम वहां पे डबल किया है फर्स्ट और थर्ड में, तो Yes, रेट ma'am. डबल हो रहा है, तो a रेज टू 1 है, मतलब डायरेक्टली ओरली सॉल्व हो जाएगा रेट लॉग एक्सप्रेशन। तो उसके बाद Yes, ये ma'am. और ये पूरा वो थोड़ा लिख कर करना पड़ेगा, तो ये होमवर्क कर ले। यस Yes, मैम मैम। बट आपको रियलाइज हुआ लेटेस्ट इतना इजी क्वेश्चन था 2020 यस Yes. मैम। है ना? तो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, जस्ट आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। मैम जरा सा मैम ब्लर आता है थोड़ा बहुत। अब सही हो गया, फिर से आ गया लेना ले लो। मैम। ब्लर जैसा हो गया हल्का स्क्रीन। ब्लर हो गया ना, वो मैं स्क्रीन पे खड़ी होती तभी वो ठीक होती है। आई थिंक ब्लर मैंने देखा है। मैम वो वाला नहीं, क्या करूं? मतलब ये अच्छे से नहीं दिख रहा। मैम दिख तो अच्छे से रही नहीं है। दिख रहा, बड़ा करूं? नहीं मैम छोटा कीजिए थोड़ा। ज्यादा बढ़ गई है, तब उसकी वजह से नहीं दिख रहा है। ब्राइटनेस सही है ब्राइटनेस पता नहीं, फिर भी जो भी है मैम, ब्राइटनेस सही है क्लीन नहीं आ रहा है। मैम। उससे क्या कहते, रेजोल्यूशन होती है ना, लिख जैसे दूं अलग से हाथ से? जैसे रेजोल्यूशन होती है 144 ऐसे हो जा रही थी। थोड़ा सा ना मैं बड़ा कर देती, मुझे इतना ही समझ में आता है। सर ने ब्राइटनेस चेंज कर दी। वैसे दिख रहा है, वैसे ही दिख रहा है। लिख लो फटाफट से, हाथ से कॉपी कर लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन कर लेते हैं आज की क्लास में। समझ ही नहीं आ रहा लिखा क्या है। ले मैं पढ़ रही हूँ। 2a + b से cd बन रहा है। मैम आप बोल दो, हम लिख देंगे। हाँ, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया था। अरे यार मैं ही पहले। फोटो खींच के भेज दूँ ग्रुप पे। रुको मैं बोल देती हूँ फटाफट से, तो मेरा भेजना अच्छा ही लगता है। भेज दो सेंड। हमने 5 एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में ये वाला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और इनिशियल रेट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए में 5 वैल्यूज दे रखी है। 0.1, उसके नीचे 0.1, उसके नीचे 0.2, फिर x और फिर 0.3। x निकालना है आपको। ठीक है, अब दूसरी टेबल पढ़ रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वाला 0.1, 0.2, 0.1, 0.2 और y। ठीक है, और रेट है 6 × 10⁻³ दूसरे में 2.4 × 10⁻², तीसरे में 1.2 × 10⁻², चौथे में 7.2 × 10⁻² और फिफ्थ एक्सपेरिमेंट में 2.88 × 10⁻⁻1। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ दूं अब? मैम आ रहा है समझ में। फिर ऑप्शंस से है, खराब हो गया, ऑप्शन ए इज 0.4, 0.4। फिर सही हो ऑप्शन बी है 0.4, 0.3। ऑप्शन सी है
0.3, 0.4 और ऑप्शन डी है 0.3, 0.3। डन? यस Yes. मैम। चल अब आज का लास्ट क्वेश्चन फटाफट से करते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस पे चलते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए। कर सकते हैं वाला सॉल्व? मैम देखते हैं। इसमें वो निकालना है, कोशिश करके देखो। हाफ ऑफ टाइम निकालना है मैम। ऐसा करो, इसको वो टी हाफ लाइफ के ऊपर है, इसको अभी यस रुक जाओ, मैम। ये वाला कर लो। Reactions are हायर rare. ऑर्डर रिएक्शन आर बहुत ही आसान है, मैंने एक ही पॉइंट बोला Option इनमें से, C. Option C. ऑप्शन सी मैम। है ना? Yes, कोलिजन ma'am. इफेक्टिव होनी चाहिए, साइमल्टेनियसली कोलाइड भी कर रहे हो और वो कोलिजन इफेक्टिव भी हो, है ना? तो Yes, ma'am. प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है, ये 2015 का था। ओके, ये भी हाँ, हाफ तो- लाइफ के ऊपर है तो ये भी हम नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। इनिशियल रेट मेथड काफी सिंपल है एंड एज Yes, यू सॉ कि कितने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं उस पे प्रीवियस इयर्स में। Yes, Yes, ma'am. ma'am. इनमें जेई में हर साल आते ही हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो एक question. अब हम बात करते हैं, हमको ना अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वी हैव स्टडीड जीरो ऑर्डर, मतलब हमने पढ़ा है कि के जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाला है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। लेट्स से हमारे पास कोई रिएक्शन है, आर गिव्स आर लेते हैं, ए लेते हैं, एनसीईआरटी में ए लिखा है, ए गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब दो Yes, ma'am. तरीके हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के, हेडिंग डाल लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो Zero ऑर्डर reaction. हेडिंग अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये अपना रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। इसका क्या मतलब है? अगर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे, एक तरीका है तो आप लिख दोगे रेट इज इक्वल टू -1/1 डीए बाई dt। एक तरीका तो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने का ये है। दूसरा तरीका है, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। Yes, ma'am. बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। तो हमने क्या किया, ये जो इक्वेशंस है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो इनको इक्वेट करने के लिए ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू के। इसको डायरेक्टली के ही लिख दूं ना, क्योंकि एनीथिंग रेज टू Yes, 0 ma'am. इज 1, है ना, तो सिर्फ के ही है। तो माइनस मैम इसका dA बाई इंटीग्रल dt, करेंगे। है ना। हाँ, अब इनको जी। इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे साइड करती हूँ। तो इसको लिख दिया dA इज इक्वल टू माइनस के dt, ठीक है। अब हमको करना है इसको इंटीग्रेट। k इज अ कांस्टेंट, तो मैंने उसको इंटीग्रेशन वाले से बाहर लिखा है, ठीक है। Yes, तो ma'am. dA इज इक्वल टू माइनस के dt। अब देखो इंटीग्रेशन की हमें को लिमिट्स लिखनी होगी। t इक्वल टू 0 पे, जब भी 0 पे, शुरू में तो सिर्फ a नॉट ही प्रेजेंट है, तो Yes, ma'am. कॉन्सेंट्रेशन विल बी a नॉट। A naught. आफ्टर सम टाइम t, लेट्स से t मैंने लिख दिया, तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन हो गई उस A. पर्टिकुलर समय पे a, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि उस पर्टिकुलर समय पे हमारी कॉन्सेंट्रेशन हो गई है। तो हम लोग ये लिमिट्स लिख देते हैं, dA इज इक्वल टू माइनस के dt, 0 से लेके t तक, और ये हो गया a नॉट से लेके a तक, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, Yes, ma'am. तो हम Yes, लिख ma'am. देंगे a और My a नॉट A से naught A. माइनस के तक dt। माइनस के t, और t की वो लिमिट्स लिख देंगे 0 टू 0 t। से T. अच्छा, t तक से लिख देती हूँ,
है, और ये हो गया A a minus माइनस A naught नॉट इज इक्वल टू minus माइनस KT KT T minus 0 तो A a minus A naught नॉट plus minus K. ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन A इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। लिखो सब लोग ये वाली चीज जल्दी से। Done, ma'am. डन। मैम डन। एक सेकेंड। यस मैम। मैम इसको A और A नॉट को ब्रैकेट में लिखता है। Concentration है. वो एक्चुअली ये चीज डिफाइन कर रहा है A is the concentration at any particular time instant पे and this A naught is the initial concentration। ये शुरू में जो हमने ली थी और ये जो at a particular time पे At जो a particular concentration time. लेगी जो बची है अब रिएक्शन मिक्सचर में। जैसे शुरू में 100 मोलर लिया था तो A naught is 100, तो लेट्स से उसमें से 40 खर्च हो गए, अब बचे कितने 60, तो A is 60 कि अभी 60 प्रेजेंट है, तो 60 is equal to 100 minus K is the rate constant, T is the time अपना। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं? Yes, ma'am. यस मैम। ओके हाँ, ये वाला हमारा एक्सप्रेशन बन गया A is equal to minus KT plus A naught, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं Y is equal to mx plus C, है ना? तो Yes, ma'am. हमारा ग्राफ कैसे हो Equation of जाएगा? one. स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और Yes, माइनस के अपना तो Yes, नेगेटिव ma'am. स्लोप हो गया ना, तो Yes, यहाँ पर ma'am. ले लेती हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ऐसा लिख देते हैं जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पे ले लिया हमने टाइम, तो ये ऐसे करके बनेगा, ये वाला Yes, पॉइंट ma'am. ये हो गया अपना y इंटरसेप्ट ए नॉट, Yes, और ma'am. यस मैम। इसका ये थीटा, थीटा इज द एंगल विच आर जो हमारी लाइन बना रही है विच पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हाँ इसलिए ये वाला थीटा लेना, ये tan थीटा है। स्लोप यस मैम। इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के, जी मैम। ठीक है, ये चीज समझ Yes, में आई? ma'am. Yes, ma'am. इसी के साथ में मैं 2 ग्राफ्स और बनाना भूल गई, ये हो गया, तो मैं नेक्स्ट पेज पे बाकी की ग्राफ्स भी बना दूं। यस मैम। अच्छा एक तो था ग्राफ ये वाला, 8 is equal to K, concentration of A raised to 0। so अगर हम ये वाला ग्राफ बना दे, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए raised to 0 है ना, तो Yes, रेट ma'am. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के इंडिपेंडेंट है ना, उसको कोई मतलब ही नहीं है ए कितना भी हो, तुम चाहे 100 मोलर लो, चाहे 1000 मोलर लो, चाहे 500 मोलर लो, कोई फर्क ही नहीं कोई पड़ता, फर्क नहीं है. एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1। तो पहला ग्राफ, सॉरी दूसरा ग्राफ अपना, यस मैम। Yes, रेट ma'am. कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट स्ट्रेट लाइन, रेट और टाइम वर्सेस बनाओ तो स्ट्रेट लाइन। रेट किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल के पे डिपेंड कर रहा है, रेट इज कांस्टेंट, ओके। Yes, ma'am. इसका एक जो सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो है H2 और Cl2 लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर कर बनाते हैं 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आप 100 मोलर लो H2 और Cl2, 50 मोलर हो, 500 लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लाइट की इंटेंसिटी। इट्स लाइक अगर ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, जिन बच्चों ने मुझसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हो यहाँ पर, जितने Yes, लाइट की ma'am. जो पार्टिकल्स आ रहे हैं फोटॉन्स, अगर फोटॉन्स की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आके हिट कर रहे हैं, तो ये ज्यादा स्पीड से रिएक्शन अकर करेगा। Yes, ma'am. फोटॉन्स कम होंगे तो फिर वो कम अकर करेगा, है ना? Yes, ma'am. मैम अब इसके अंदर नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर नेक्स्ट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है? जैसे ये लिखते हैं, हमने एक्सप्रेशन याद करना है, हाँ सबका बोलना नहीं, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये हमारा KT. जीरो ऑर्डर का रिएक्शन की Reaction है. इक्वेशन है ना? अच्छा अब
इसके अंदर हर के लिए, जीरो के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सबके लिए हम लोग Same है। बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कितना टाइम में 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब 50% रिएक्शन बचा है। मतलब अगर मैंने 100 मोलर से शुरू किया था एक ही प्रोडक्ट, तो 100 मोलर से शुरू किया तो मतलब 50 मोलर खर्च हो गया और 50 मोलर बचा है। ठीक है, कितने टाइम में द रिएक्शन इज 50% कंप्लीट। आया समझ में? मैम। Yes, ma'am. अगर 50% कंप्लीट हो गया, दिस ए मींस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, कि उस समय कितना वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर टी हाफ अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं A0/2 लिख दूंगी ना, Yes, ma'am. माइनस के इंटू टी हाफ, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, के टी हाफ इज इक्वल टू A0 माइनस A0/2, और ये हो गया A0/2. A0/2, और ये के टी हाफ है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू A0/2K। ये हमारा आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम लोग ऐसा ग्राफ भी बनाए, टी हाफ ले लिया था, टी हाफ, और इधर लिख लिया मैंने A0, तो ये कैसा है, y इक्वल टू mx जैसा है ना। Yes, ma'am. y इज इक्वल टू mx होता है Yes, स्ट्रेट लाइन ma'am. पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये ऐसे बन गया, और ये थीटा, थीटा हो गया हमारा tan थीटा, जो कि हो गया स्लोप, और वो हो जाएगा 1/2K के बराबर, 2K. है ना, 1/2K के Yes. बराबर। Yes, ma'am. डन। अच्छा, Yes, टाइम ma'am, हो done. गया क्या अपना? हाँ बच्चों, 7 बज रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्लास यहाँ पर हम लोग ओवर कर रहे हैं। कल हम इसी के आगे हम कल नहीं, अपनी कब है, संडे को है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो बच्चों यहाँ तक लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, तो अगर आप लोग के पास स्टेप ऐप से या फिर पेज के मॉड्यूल से या फिर प्रीवियस ईयर की, आपके पास प्रीवियस 30 इयर्स 40 इयर्स की जेई नीट की बुक हो, तो आपको जीरो ऑर्डर के काफी सारे रिएक्शंस मिल जाएंगे। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है आज ये वाला टॉपिक के इनिशियल रेट मेथड के और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना।